नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न रचना से संबंधित है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मृदुगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, ममता कालिया। ये चारों आधुनिक काल की कवित्री रही हैं। तो देखते हैं मिलजुल मन किसकी रचना है। ये है मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग की रचना है ये मिलजुल मन। अगला प्रश्न देखेंगे। राघड़ी बोली कहाँ की बोली है? राघड़ी बोली कहाँ की बोली है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो राघड़ी बोली हरियाणा की बोली है। हरियाणा में बोली जाती है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अ, प, च, ट, ज, आ या ई। तो देखिए पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो वर्णमाला के जो अक्षर स्त्रीलिंग कहलाते हैं वो हैं ई और ये है रे। ठीक है, तो ये तीन अक्षर ही स्त्रीलिंग है, बाकी के सारे पुल्लिंग अक्षर कहलाते हैं। पुल्लिंग है वर्णमाला तीन अक्षर को छोड़ के ई और रे। अगला प्रश्न देखते हैं। याचना शब्द का बहुवचन रूप होगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप होगा। बहुवचन रूप होगा। इसका क्या होगा? याचना, याचनाएं, याचनाओं, याचन, याचनई। तो देखिए याचना शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? याचना का याचना बनेगा। याचना ही रहेगा, ये बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, सहायक क्रिया। तो देखिए लिंग पूछ रहा है, ये शीशम क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो ये होगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं होगा। शीशम शब्द पुल्लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो ये क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है या बहुवचन है? तो देखिए हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन या बहुवचन। जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो उसको हम एक वचन कहते हैं, एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो वहाँ पे हम बहुवचन होता है। तो हस्ताक्षर शब्द जो है वो कैसे प्रयोग होगा? ये हमेशा नित्य बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर हम बोलते हैं हमने हस्ताक्षर कर दिए या आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो यहाँ पे बहुवचन का सेंस निकलता है हस्ताक्षर से। ठीक है, हस्ताक्षर क्या हो जाएगा? नित्य बहुवचन। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है। रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम होगा? तो सर्वनाम पूछा जा रहा है। रेखांकित भाग कोई है, कोई में आपको बताना है कि सर्वनाम क्या होगा। संबंधवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा। तो कोई में आपका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई कौन आ रहा है ये हमें नहीं पता है, तो अनिश्चय का बोध हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं। पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्र, पाक, पवित्रात्मा, पवित्रम। तो पवित्रता शब्द किससे बना है ये हमें बताना है। तो पवित्रता शब्द बना है पवित्र से। पवित्र से ही बना है पवित्रता। तो विशेषण हो जाएगा पवित्र। यहाँ पे उत्तर हमारा सही हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखेंगे। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के उत्तर पद को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं या क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं। तो हिंदी में धातु किसको कहेंगे? हिंदी में या संस्कृत में धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे
शब्द होता है गम। गम का मतलब होता है जाना। इसमें अगर ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाता है, गमन। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्रिया का मूल रूप हो गया गम। ठीक है, गम क्या हो गया, क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप को ही क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहते हैं। ये वाक्यांश से प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे हमें बताना है जिसका उपचार ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे, दुसाध्य कहेंगे, साधनहीन कहेंगे, श्रम साध्य कहेंगे। तो जिसका उपचार ना हो सके, कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका उपचार ही ना हो, जिसका उपचार ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य, असाध्य रोग। ठीक है, तो अगला देखते हैं, खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना ये एक मुहावरा है, इसका हमें बताना है। ऑप्शन में क्या होगा, खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के सामने आ जाना, सच्चाई का सामना करना। तो खराद पर चढ़ना का मतलब होता है जांच में आ जाना। कोई काम ऐसा कर दिया जो हमें जांच में आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खराद पर चढ़ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ये समास से संबंधित प्रश्न आ गया है। विशेषण और विशेष से कौन सा समास बनता है, द्विगु बनेगा, द्वंद्व बनेगा, या कर्मधारय या तत्पुरुष। तो देखिए, विशेषण और विशेष वाला समास होता है हमारा कर्मधारय, जिसमें एक पद विशेषण होगा, दूसरा होगा विशेष। जैसे हम लिखते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, या हम लिखेंगे और जैसे हम लिखेंगे नील गाय, नील गाय, या महापुरुष। तो इनमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसमें एक पद हमारा विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है। और द्विगु में क्या होता है, द्विगु में संख्यावाची पद होता है, एक पद हमारा संख्यावाची होगा, दूसरा समूहवाची होगा। द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद समान होंगे उसमें द्वंद्व होगा। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष वाला कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये विलोम शब्द से संबंधित है। इनमें से असंगत विलोम का जोड़ा कौन सा होगा। इसमें हमें बताना है, विलोम शब्द तो है लेकिन असंगत है। तो ये गुर, लघु, गुप्त, प्रकट, दोस्त, सखा, कुटिल, सरल। तो देखिए, गुर माने होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा। तो ये तो सही है, गुर का विलोम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, यानी कि बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। गुप्त, प्रकट, कोई मतलब कोई चीज़ सीक्रेट है या गुप्त है वो क्या हो जाएगी, प्रकट। तो इसका विलोम सही है, ये गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कुटिल, सरल, कुटिल माने टेढ़ा, सरल माने सीधा या सिंपल। तो यहाँ पे हमारा असंगत हो जाएगा दोस्त, सखा, ये समानार्थी शब्द दोनों हो गए, दोस्त, सखा, ये विलोम नहीं हुआ। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन किए हुए, तो उनको हम क्या कहते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या कहेंगे उनको, उद्धव, उद्भव कहेंगे। यहाँ पे तद्भव होना चाहिए, तद्भव। यहाँ पे शब्द होगा, यहाँ पे शब्द होगा तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो तद्भव कहेंगे, या तत्सम कहेंगे, या कठिन कहेंगे, सरल कहेंगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के होता है उनको कहते हैं तत्सम। जैसे हम बोलते हैं अग्नि, तो ये हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है लेकिन है कैसा, संस्कृत का शब्द है जो ज्यों का त्यों ले लिया गया है।
अगला देखेंगे प्रश्न। किंचित शब्द है, इसका हमें तद्भव बताना है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? थोड़ा, लेकिन, परंतु, कुछ। तो किंचित का तद्भव हो जाएगा कुछ, कुछ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, दो वर्णों का जब मेल होगा तो वहाँ पे क्या होगी? संधि होगी। दो वर्णों का मेल होगा तो संधि होगी। और प्रश्न यहाँ ऐसे भी बनता है, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल। तो जब दो शब्दों का मेल होगा वहाँ पे समास बनेगा। वहाँ पे क्या बनेगा? समास। और दो वर्णों का मेल होगा वहाँ क्या बनेगी? संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे संधि विच्छेद से प्रश्न है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा। स्वागत में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है हमें। सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत, स्वा प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो देखिए, तो स्वागत में क्या होगा? सु प्लस आगत, ये सही हो जाएगा। सु प्लस आगत। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यड़ संधि। यड़ संधि। यड़ संधि को पहचानने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, या और वा में आधा व्यंजन आए, आधा व्यंजन आए, जैसे इसमें आधा सा बना है। ठीक है, या और वा में आधा व्यंजन आए तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पे हो जाएगी यड़ संधि। और त्र, बहुत से शब्दों में त्र भी आता है, तो देखेंगे, ध्यान देंगे, आधा र इस तरीके से चढ़ा हुआ होगा इसमें भी। तो पहचानने के ये कुछ वो हैं, ट्रिक समझ लो इसको। तो स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी? संधि विच्छेद हो जाएगा इसका सु प्लस आगत यड़ संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। उपमेय उपमान का साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? प्रश्न है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? यमक के हैं, श्लेष के हैं, वीप्सा के हैं, या उपमा के हैं? तो उपमेय और उपमान, साधारण धर्म, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं उपमा अलंकार में, जहाँ पे किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ क्या की जाती है? तुलना की जाती है किसी समान धर्म और गुण के साथ, जिसमें पहचानने का सा, सी, से, सम आदि वाचक शब्द आते हैं। इनसे हम पहचान सकते हैं उपमा अलंकार। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला देखेंगे। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा, मानवीकरण होगा। तो देखिए, जहाँ जड़ और चेतन का आरोप होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। यानी कि प्रकृति को ही, जड़ वस्तुओं को ही मानवीय रूप दे दिया जाता है, यानी कि उसमें चेतना दे दी जाती है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मानवीकरण कर दिया जाता है उसका। तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास में एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, वह अनुप्रास होगा। उपमा में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। और श्लेष के एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे, वहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मानवीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे। यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, प्रविशेषण है। देखिए, इसमें यह तो पता चल गया कि इसमें विशेषण तो है, लेकिन कौन सा है? तो यहाँ पे इसमें यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे उत्तर, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। और विशेषण क्या होते हैं? उन सर्वनामों की विशेषता बताने वालों को
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़े की विशेषता बता रहा है यह घोड़ा कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।